प्यारे दोस्तों, इससे कबल आप मसीहा की 104 इकसात सुन चुके हैं। आप किस्त 105 मुलाहिजा फरमाए। लेकिन इससे कबल आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको तमाम वीडियोस मिलती रहा करें। और साथ ही आपसे मुअद्दबाना इल्तमास है कि वीडियो को लाइक लाजमन किया करें। कितनी बार कह चुका हूँ, लेकिन आप हैं कि मानते ही नहीं। लेकिन आज देखते हैं कि आप कहाँ तक हमारा मान रखते हैं। तो प्यारे दोस्तों, कहानी सुनते वक्त इसे लाइक करने में कोई हर्ज नहीं होता। इससे ये हो जाता है कि हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। यकीन माने, आपके लाइक करने से, शेयर करने से हमें कुछ हासिल नहीं होता। सिर्फ ये होता है कि हमारे व्यूज़ बढ़ जाते हैं, दोस्त अहबाब और ज़्यादा हमसे जुड़ जाते हैं, और साथ ही ये है कि हमारी वीडियो को ज़्यादा पजीराई मिलती है। तो आपकी मोहब्बतों का भी अंदाज़ा होता है कि आप हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। अगर आपके दिल में हमारे लिए थोड़ी भी मोहब्बत नहीं है तो बेशक लाइक ना करें। यह भी याद रखें कि ये कोई मक्खन को मस्का वगैरह नहीं है। ये हकीकत है, आपका और हमारा साथ बहुत पुराना है। किराए से जाते रहे, लेकिन हम लोग एक दूसरे के साथ चलते ही रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरा मान नहीं तोड़ेंगे। वीडियो को लाजमन लाइक किया करें। आपका शुक्रगुजार रहूँगा। शेयर भी किया करें और कमेंट्स बॉक्स में इस बार आपने मुझे लाजमन बताना है कि आपने वीडियो को लाइक किया है या नहीं किया। आइए दास्तां का आगाज करते हैं। मैं घबरा गया। लगा ऐसा ही जैसे वो नशिस्त पर बैठे बैठे सोना चाहती हो, और यहाँ सोने का मतलब मेरे लिए खतरनाक भी हो सकता था। अगर तो वो किसी ज़हनी दबाव के सबब गश खाने की तैयारियों में थी, तब भी खजालत मेरे ही हिस्से में आती। चौंकने के बाद मुझे अपनी नशिस्त से उछलना भी पड़ गया, क्योंकि शायद मेरा आखिरी खदशा दुरुस्त साबित हुआ था। महारानी साहिबा को शदीद ज़हनी दबाव के बायस गश आ गया था और अपनी नशिस्त पर वो एक तरफ को लुढ़क गई थी। मैं घबरा गया। उठकर मैं उसको संभालने को लपका, उसे सीधा किया और फिर पानी का गिलास लेकर चंद छींटे उसके चेहरे पर फेंके। बहालते मजबूरी उसके नर्मो को ताज रुखसार थपथपाए। शुक्र हुआ कि वो होश में आ गई। इधर उधर सर मारने के बाद उसने आंखें खोलकर मुझे देखा और एक गहरी सांस ली। आप ठीक तो है ना महारानी साहिबा? मैंने ओले से कहा। हाँ। उसने ओले से इस बात में अपने सर को जुम्बिश दी थी। मेरा ख्याल है मैं आपको कमरे तक छोड़ आऊं, फिर कभी इस मौजू पर बात कर लेंगे। नहीं, तुम बैठो, उसने संभाला लेते हुए कहा। आज मैं तुम्हें अपना दर्द बता कर ही रहूंगी, वरना मुझे चैन नहीं आएगा। मैं खामोशी से दोबारा सामने वाली नशिस्त पर जा बैठा। उसने चंद लम्हे के लिए तामिल किया, फिर बताने लगी। सैफ, ठाकुर हरिदास मुझसे बेअंदाजा मोहब्बत करते थे। उन्होंने जब मुझसे शादी की तो न सिर्फ इन रियासत के चंद मोतबर तबकों की, बल्कि अपनी जवान औलादों की भी सख्त तनकीद और मुखालफत का सामना करना पड़ा, इसलिए कि मैं एक गरीब शख्स की बेटी थी। उसने अपने बारे में बताना शुरू किया। इन बातों की मुझे परवाह रही न महाराजा हरिदास को। मेरी सौतेली औलाद, जिसने शुरू ही से मुझे कबूल नहीं किया था, मेरे खिलाफ महल्लाती साजिशों में मसरूफ हो गई, जो आज तक मसरूफ कार हैं। मेरा सौतेला बेटा मनोज बाप से नाराज होकर अनूपगढ़ जा बसा। मेरी बड़ी सौतेली बेटी विष्णी भी अपने पति के साथ ब्याह कर गई तो आज तक नहीं पलटी। छोटा सरपंच और छोटी कौरा अपने बड़े भाई मनोज के पास रहने लगे। उन लोगों की साजिशों की पै दर पै नाकामी के बाद आखिरी चाल थी, क्योंकि वो अपने बाप की इस कमजोरी से अच्छी तरह वाकिफ थे कि औलाद की दूरी इनसे बर्दाश्त नहीं हो सकेगी। वही हुआ। हरिदास को यही सदमा अब एक रोग की तरह खाने लगा है। मुझे डर है अगर कहीं इन्हें कुछ हो गया तो मैं भी नहीं बचूंगी। वो इतना कहते ही रो पड़ी। मैं होंठ भींचे ये सब सुनता रहा। वह आंसुओं के दरमियान मुझसे मुखातिब होके और मुल्तजई लहजे में दोबारा बोली, सैफ, मेरी मदद करो। हरिदास को फिर से भला चंगा कर दो। इनके इलाज पर पूरी तवज्जो दो। जो तुम्हें चाहिए वो मैं तुम्हें दूंगी, क्योंकि अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं अकेली रह जाऊंगी। आप हौसला रखे महारानी साहिबा। मिलाकर मैंने कहा, मैं ठाकुर साहब का इलाज करने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन आपको बहरहाल अपने मुस्तकबिल के लिए भी कुछ सोचना चाहिए। अब मामूली खातून नहीं है, महारानी है। मैं क्या सोचूं? मेरी सौतेली औलाद खुलकर मेरे सामने आ जाएगी। तुम नहीं जानते कि मुझे खुफिया तौर पर 2 बार हलाक करने की भी कोशिश की गई है। उसके आखिरी इंकशाफ ने मेरे पूरे वजूद में सनसनी सी फैला दी। मैं समझ सकता था कि यहाँ क्या खिचड़ी पक रही है। और जैसा कि इस महारानी साहिबा ने आखिर में एक सनसनीखेज इंकशाफ करके मेरा दिल भी दहला दिया था, तो मुझे समझ लेना चाहिए था कि यहाँ अब लेने के देने पड़ने में चंदा देर नहीं, यानी इन महल्लाती साजिशों के नरगे में खुद मैं भी आ सकता हूँ। मुझे इन महल्लाती साजिशों से बचने का कोई तजर्बा नहीं था। गोया इससे पहले कि महाराजा
हरिदास इंतकाल फरमा जाएं, मुझे जवान महारानी साहिबा का निजात दहिंदा बनने के बजाय यहाँ से फिलफोर कूच कर लेना चाहिए। यही मेरे लिए बेहतर होता। अभी मैं यहाँ से कूच करने के बारे में सोच विचार ही कर रहा था कि अचानक हवेली में शोर मच गया। महाराजा हरिदास का देहांत हो गया है। यह मनहूस ऐलान सुनते ही मेरे पूरा वजूद में सनसनी तोड़ गई और मैं हवास बाख्ता हो गया। मामला यकायक गंभीर हो गया था। महल में हड़बोंग मच गई। पूरा चम्मसगढ़ अफसुर्दगी की लपेट में आ गया। मैं जानता था कि अभी यह सिलसिला आहो बका महीना भर तो जरूर चलेगा। ठाकुर हरिदास, जिसे चरितदास कहना ज्यादा बेहतर था, कि मुतवक्का देहांत के बाद जिसे महारानी दिलाराम अपने पुरअंदेश वसवसों और खतरात हत्ता के अपनी बर्बादी से भी ताबीर कर चुकी थी, अब इनके पूरे शद्दोमत के साथ ज़ाहुर पजीर होने की राह हमवार हो चुकी थी। महारानी की तबाही का मतलब मेरा यहाँ से किक आउट होना था, जिस पर मैं ठाकुर हरिदास के मरने से पहले ही गौर कर चुका था। अब कुछ करने की मंसूबाबंदी पर अमल शुरू करने का इरादा किया ही था कि इसकी मौत वाक़ हो गई। इससे पहले कि महारानी दिलाराम एक बार फिर अपना ताज़ा दुखड़ा लेकर मेरे सामने आती, मैंने खुद को मेहमान खाने तक ही महदूद कर लिया और अपना थोड़ा बहुत जो भी बोरिया बिस्तर था वो समेट कर एक किट की सूरत में पहले ही तैयार कर रखा था। मामला फौरी तौर पर कूच करने का था, इसीलिए जो जरूरी शहर रख सका वो संभाल ली। हरिदास की मौत पर उनके जवान बच्चों यानी मनोज, विष्णी, सरपंच और कौरा का एक टोले की सूरत में यहाँ वारिद होना लाजमी था। सबसे पहले तो वो चारों अपने दिल की भड़ास निकालते और अपनी सौतेली माँ के जाने अब क्या हशर करते। अलबत्ता मुझे वो चारों जरूर पहले टेढ़ी निगाह और फिर सीधी नजरों से घूरते हुए बाहर का रास्ता दिखाएंगे। कोई बात नहीं कि वो मुझे अपनी सौतेली माँ के किसी होते सोते का इल्जाम लगाकर करारवा की सजा भी दिलवाने की कोशिश करते। ऐसे में महारानी दिलाराम के अब क्या इख्तियारात थे, ये बाद अज वक्त था। मैं पतली गली तलाश कर रहा था। अभी तो रात थी। कोच का कसद मैंने सुबह तक मुलतवी रखा। बहर कैफ यहाँ हुआ वही जिसका डर था। कोई खात्मा भागी हुई मेरे पास आई और मुझे साथ चलने को कहा। इसके हमरा एक रोबदाव वाला तुरमंद आदमी भी था। ये यहाँ मेरा देखा हुआ था। ये गुरनाम सिंह था, महल के मुहाफिजीन का सरबराह, और फ़याम में उसे चीफ सिक्योरिटी गार्ड ही कहूँगा। कद उसका 6 फुट से भी निकलता हुआ, बड़ी बड़ी मूछें और दाढ़ी, पादियों नजर में सर, मूछें और दाढ़ी के बाल एक ही महसूस होते थे। इसकी आंखें मोटी और डेले किसी मेंढक की तरह उबरवा थे। वो खासा जंगजू नजर आता था। उन्होंने मुझे महारानी की तबीयत की खराबी का बताया और चलकर इन्हें देखने का हुक्म जारी कर दिया। नाचार मैंने अपना मेडिकल बॉक्स संभाला और इनके साथ हो लिया। एक वसीउ अरीज और पुरासाइज कमरे की जहाजी साइज मसहरी पर महारानी साहिब फराश अंदाज में लेटी हुई थी। कुछ खिदमत गुजार औरतें उसकी मालिश वगैरह करने और संभाला देने में मसरूफ कार थीं। सबसे पहले मैंने उन्हें एक जानिब हटने का इशारा किया और महारानी की जानिब बढ़ा। मैं जल्द अज जल्द इसका चेकअप वगैरह करने के बाद यहाँ से निकल जाना चाहता था। बेवगी और शोहर के इंतकाल के सदमे से ज्यादा इस पर शायद पेश आइंदा हालात की खतरनाकी का खौफ तारी हो गया था और इसीलिए इस पर गशी के दौरे पड़ रहे थे। मैंने मुसक्कन आवर इंजेक्शन लगाकर अपनी जान छुड़ाई और वापसी के लिए लपकना चाहा तो ग्रांडियल गुरनाम ने मेरा रास्ता रोक लिया। डॉक्टर, जब तक महारानी साहिबा को पूरी तरह होश नहीं आ जाता तुम इधर ही रुकोगे। उसका लहजा सपाट और किसी भी किस्म के इखलाक से आ रही था। यही नहीं, इस सपाटपन में एक तरह का तहक्कुम भी शामिल था। यहाँ मैंने पेशावराना तिब्बी हरबा खेला और गुरनाम सिंह से संजीदगी से कहा, इस वक्त महारानी साहिबा के कमरे में मैं क्या बल्कि किसी को भी नहीं रहना चाहिए। इन्हें पूरे सुकून और तन्हाई की जरूरत है, या बेहतर है चिंता की जरूरत नहीं। जैसा कि मज़कूरा हुआ, जैसा देश वैसा भेस का मसदाक मैं यहाँ ज़रूरतन हिंदी के अल्फाज बोल लेता था, जो चंद तो मैंने इंडियन फिल्मों और नावलों से सीखे थे और कुछ यहाँ रहते हुए। लेकिन इस कम वक्त गुरनाम ने न मेरे डॉक्टरी मशवरे को अहमियत थी, ना ही मेरी हिंदी को। इसी सपाटपन और ताकमाना लहजा में बोला, एक खादमा और तुम इधर ही रहोगे। ये उसने यूं कहा जैसे कोई रोबोट रटा रटाया जुमला बोलता है। इसके बाद वो नाहंजार वापस पलट गया। जिस खादमा को वहां मेरे साथ रोका गया था वो एक जवान और खूबसूरत लड़की थी। इसने गहरे ओहदे रंग का इलाकाई लिबास पहन रखा था, जो तंग और खूबसूरत कसी हुई कुर्ती और घाघरे पर मुश्तमिल था। पीली सी मुहिम चुनरिया उसने बस रस्मन ही ओढ़ रखी थी। खन्नेरे से बालों की एक मोटी सी चुटिया भी उसकी फराख छाती पर लहरा रही थी। इसका नाम चंबेली था। इस नामकार गुरनाम सिंह के ये हुक्म सादिर करके चले जाने के बाद जब मैं वहीं खड़ा मुंह बसो रहा था तो इस वक्त वो अपनी बड़ी बड़ी सी आंखों से मुझे घूरे जा रही थी
और उसके उनाबी होंठों पर शरारत में सी पुरशोख मुस्कुराहट भी थी, यूं जैसे वो मेरी बेबसी से हज उठा रही हो। मुझे वो जहर लगी। न जाने क्यों तकदीर को मेरा इम्तिहान इसी सूरत ही सूझता है। मैं कुर्सी पर विराजमान हो गया। क्या है, ऐसे क्यों घूरे जा रही हूं? मुझे कभी देखा नहीं किसी आदमी को। उसे बदस्तूर घूरता पाकर मैंने उसी पर ही अपना गुबार निकाल दिया। मुझे गुस्से में देखकर वो एकदम घबरा गई और सुकड़ सिमट कर महारानी की मसहरी के करीब फर्श पर आलती पालते मारे बैठ गई। मुझे भूख और प्यास का एहसास हुआ। गुरनाम के हकमाना अंदाज की कसर मैं उससे पूरी करने लगा और मैंने उसे खाने पीने का बंदोबस्त करने का कहा। उसने फौरन ही मेरी हुक्म की तामील कर डाली। खाना हमेशा ही यहाँ बड़ा पुरतकल्लुफ होता था। मैंने खूब डट कर खाया, गोया गुस्सा हर शय पर निकालना मेरा मकसद अव्वलीन बनने लगा। खाना खाते ही हमेशा की तरह मुझ पर गनुदगी तारी होने लगी और मैं वहीं एक शाहाना तर्ज की काउच पर दराज हो गया। दिल तो चाहे इस राजस्थानी हसीना से पांव भी दबवाने का कह दूं। गुस्सा और गुबार निकालने की यही एक कसर बाकी रह गई थी, लेकिन मैं अपनी आदत नहीं खराब करना चाहता था। आंखें मूंद कर सोता बन गया। न जाने कब फिर मेरी आंख लग गई और मैं लगा खराटे लेने। यह मेरा ख्याल था। जाने रात के किस पहर मेरी आंख अचानक खुली। ये किसी खटके की आवाज थी। मैंने काउच पर लेटे लेटे अपनी आंखें खोल दी और छत को खाली ज़हन की हालत में घूरने लगा। कमरे में नीम तारीकी थी, कोई अभी रात बाकी थी। मैंने किसी की खनकती आवाज सुनी। कोई सरगोशी में बातें कर रहा था। मुझ पर नींद का बोझल पंतारी था। जी नहीं किया उठने को, लेकिन हालात ऐसे थे कि तजस्सुस ने सताया। मैं आहिस्तगी के साथ उठने पर मजबूर हो गया। एक साया मैंने कमरे की मशरकी दीवार की जानिब खड़े देखा। पास दरीचा था। मैं दबे पांव उस तरफ बढ़ा और एक ऊंची अलमारी की आड़ के पास आकर बातें सुनने लगा। यह साया चंबेली का था। वो दरीचे से लगी किसी से बातें कर रही थी। मैं गौर से सुनने की कोशिश करने लगा। वो किसी से धीमी आवाज में कह रही थी, देख जरा धीरे से, देख जरा धीरे से, अभी तो सुबह होने में बहुत समय पड़ा है। बाहर चौबदार और सारे मुहाफिज चाको चौबंद मौजूद हैं। चमेली दरीचे से बाहर झांकते हुए ये किसी से कह रही थी। मैं ठिठक गया और मेरी दिलचस्पी सवा होने लगी। तभी जवाब में मुझे एक सरगोशियाना सी मर्दाना आवाज भी सुनाई थी। पर समय नहीं है चंबेली, ये उसी फिक्कू की ही आवाज थी जिसे चंबेली ने अभी थोड़ी देर पहले मुखातिब किया था। उसकी भारी मगर धीमी आवाज में उजलत आमेजी भी थी। आगे बोला, सुम्मू अंधेरे ही रामा पीर का काफिला रवाना हो जाएगा। तो निकलने की कोशिश कर चंबेली, समय बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ के हालात अब वो नहीं रहे। मौका अच्छा है निकलने का। बस तू चिंता मत कर, मेरी तैयारी पूरी है। मौका ताक कर मैं काली बावली वाली जगह पर पहुंच जाऊंगी और बिल्कुल समय पर काफिले में शामिल हो जाऊंगी। चंबेली ने उसे पूरा व सुख से यकीन दिलाया और फिर पिक्कू चला गया और चंबेली भी दरीचे से हट गई। लेकिन दूसरे हिला में उसकी चीख निकलते निकलते रहेगी। अगर मैंने बर वक्त उसके नाजुक मुंह और होंठों पर अपना हाथ न रख दिया होता। आवाज मत निकालना और मेरी बात गौर से सुनो, पर न तुम्हारा तुम्हारे इस फिक्कू का राज फाश कर दूंगा। मैंने अपना मुंह उसके कान के लोग एक बिल्कुल करीब करते हुए कहा। इस कमबख्त की जिस्मानी कुर्बत, इसके जवान अंग की खुशबू मेरे हवासों पर छाने लगी थी और मैं नीम गनूदा सी कैफियत महसूस करने लगा। इसने मेरी मुट्ठी में बंद अपने मुंह को चेहरे समेत होले से असबाती जुम्बिश दी तो मैंने आहिस्ता आहिस्ता उसके मुंह से अपना हाथ हटा लिया। कहीं चीख मारने लगे तो दोबारा दबा सकूं, मगर उसका इम्कान कम ही था। वो हाँपने लगी, परेशान और हरासा भी हो गई थी। फिर अकलाते हुए पीछी पीछी आवाज बोली, तुम क्या चाहते हो? वही जो तुम और पिक्कू चाहते हो, मैंने कहा। हम दोनों वहीं दरीचे के करीब खड़े राज न्याज करने लगे थे। दरीचा बंद था। लेकिन तुम्हें यहाँ से भागने की भला क्या जरूरत है? तुम तो यहाँ ठाठ से रहते हो। फालतू बकवास नहीं, जो कहा है उसका जवाब तो, वरना भी तेरा और फिक्कू का भांडा फोड़ता हूं। मैंने उसे धमकी थी। वो कुछ समझ चुकी थी। वजह यही थी कि वो मुझे भी अपनी कश्ती का सवार समझने लगी और उसे कदरे इत्मीनान हो चला था कि मैं उसके साथ साजबाज पर आमादा हूं। मुझे मंजूर है, वो एकदम बोली। यह हुई ना बात। अब ये बताइए सब किस तरह, कैसे और कब मुमकिन हो सकता है? इसके लिए तुम्हें एक कोहली का भेस भरना पड़ेगा, उसने कहा। मैं अपने मकसद की खातिर कोहड़ी का भी भेस भरने को तैयार हूं। तुम अपने या फिक्कू के मंसूबे की तफसील बताओ। इधर आ जाओ, कहीं महारानी हमारी बातें सुनकर जाग न जाए। मैंने उसका नरमो नाजुक हाथ थामा और उसे लिए कमरे के कदरे बाईतरीन कोने में आ गया। यहां से हर साल रामा पीर के उर्स पर कोहली और मैगवाड़ कबीलों का काफिला मुंबई यात्रा को जाता है। ये जोधपुर से रवाना हो चुका है और यहां से सुबह मुंह अंधेरे गुजरेगा। फिर मारली, उदयपुर और रतलाम से होते हुए
मुंबई में दाखिल होगा। वो इतना बताकर खामोश हो गई। चंबेली और फिक्कू की खुफिया गुफ्तगू सुनने के बाद ही मेरे ज़हन में अचानक ये मंसूबा उभरा था, क्यों ना मैं भी इस बहती गंगा में हाथ धो लूं। रूमी और तारिक भी मुंबई में ही कहीं थे, कहाँ यह भी मालूम नहीं था। मैंने चंबेली से कहा, अब जरा तू मुझे अपने और फिक्कू के बारे में बता, वो तेरा क्या लगता है और दोनों के आगे क्या इरादे हैं। वो जवाब में थोड़ा शर्माने की रवायती अदाकारी करती रही। जब मैंने उसे सरगोशी में झिड़का तो वो एकदम बोल पड़ी, वो जी फिक्कू मेरा मतलब है मुझसे प्यार करता है। हम दोनों का दुनिया में एक दूसरे के सिवा और कोई नहीं है। उसी ने मुझे तरगीब दी थी कि रियासत के हालात अब खराब होने वाले हैं, हमारे लिए यहाँ जगह नहीं, हम कब तक इन लोगों की गुलामी करते रहेंगे। काफिले में शामिल होकर हम ओदेपुर पहुंचकर काफिले से अलग हो जाएंगे और हम शादी कर लेंगे, फिर वहीं रहेंगे। मैं चंबेली की अकल से ज्यादा उसके झूठ पर अश कर उठा, क्योंकि वो उसके बरअक्स था। तो क्या ये भी हमारे साथ चलेगा? अब ये बता, मेरे बारे में फिक्कू को क्या बताया कि ऐसा तो नहीं वो रास्ते में मेरे साथ कोई गड़बड़ करने की कोशिश करे? वो ऐसा नहीं है, मैं उसे जो कहूंगी वो वही करेगा। अच्छा, मैंने कहा, और मुझे उसे झूठ बोलने की कोई जरूरत भी नहीं है। मुझे साफ साफ बता दूंगी, तो एक डॉक्टर है और हमारी तरह यहाँ से तंग आकर मुंबई भाग जाना चाहता है। तुझे पूरा यकीन है कि वो खुद गड़बड़ नहीं करेगा मेरे साथ रास्ते में? बिल्कुल नहीं, वो पूरे यकीन से बोली। ठीक है, अगर तू कहती है तो एतबार कर लेता हूँ, लेकिन याद रखना, अगर उसने या तूने मेरे साथ कोई शरारत करने की कोशिश भी की तो ये तुझे पता चल ही जाएगा। मैंने आखिर में धमकी देना जरूरी समझा, अगरचे ये धमकी ऐसी थी जैसे कोई खाली डिब्बे में ठीकरी घुमाता है। जाहिर है मैं भला क्या कर सकता था, लेकिन रिस्क लेने के सिवा कोई चारा भी नहीं था। चंबेली ने मेरी बात का बुरा नहीं मनाया और पूरी तसल्ली से मुस्कुरा कर बोली, तो एक भला मानस आदमी है डॉक्टर, मुझ पर विश्वास कर। फिक्कू भी शरीफ है, हम तेरे साथ कुछ नहीं होने देंगे। उसकी बात सुनकर पहले तो मैंने सोचा कि रेशा खत्म ही हो जाऊं, लेकिन फिर खुद पर काबू पाया और सपाट लहजे में बोला, ये तो वक्त बताएगा, अब प्रोग्राम क्या है? बस निकलते हैं, मैं जरा बस अपनी बगीची संभाल लूं। वो बोली। अगले 9 घंटे के अंदर मैं चंबेली के साथ साथ हवेली के चोर रास्तों, जिन्हें मैं भी हैर से देखता जाता था, के जरिए बाहर था। हर सू तारीख सन्नाटे का राज था, फिजा में यकबस्तगी शामिल थी। इस मुनासबत से हम दोनों ने गर्म लिबास पहन रखे थे। कोहलियों वाला लिबास मुझे चंबेली ने दे दिया था। अपना ढंग का लिबास मैंने उतार कर चंबेली की तरह एक बगीची बनाकर इसमें रख लिया था, क्योंकि आगे ये भी काम आ सकता था। चंबेली ने फिक्कू से मुतालिक मुझे समझा दिया था कि इसको मेरे बारे में क्या बताना था। हम ठिठुरती रात का हिस्सा बने 2 चोर सायों की मानिंद एक तरफ को चल पड़े। गलियों और घरों की बेतरतीब कितारों के दरमियान से गुजरते हुए बिलाखिर हम काले बावली के पास पहुंचकर रुक गए। हमारे आसपास सन्नाटा था। हमारे अक्कम में घरों के हेवले तारीकी में अजीब से दिखाई दे रहे थे। आसमान साफ था और तारों की जलगार तले सर्द चांदनी ज़ोफ़शा थी। दाएं बाएं हदे निगाह सहरा चटकी हुई चांदनी में नहाया हुआ महसूस होता था। खुश्क और कहीं हरी भरी झाड़ियां फैली हुई थीं। अचानक कहीं से उल्लू की आवाज उभरी। मैं बिदका। चंबेली ने नीची आवाज में कहा, फिक्कू आ गया है। ये क्या उल्लू की जोन में आता है? बेख्तियार मेरे मुंह से निकला। वो हंस पड़ी। अगले जन्म में शायद वो उल्लू बन जाए, लेकिन अभी वो मंच के रूप में है, ये उसका इशारा है। सराई देर बाद हमारे दाएं जानिब की झाड़ियों से कोई तैरती हुई शैद नमूदार हुई। फिक्कू? चंबेली ने उसे होले से पुकारा। मुझे हैरत हुई, अगर ये फिक्कू ही था तो ये तैरता हुआ क्यों आ रहा था? उकता खुला कि वो एक मोटी ताजी सांडनी पर सवार था। चंबेली, ये मैं ही हूं, पर ये कौन है तेरे साथ? साय ने जरा दूर ही से ठहर कर पूछा। करीब आजा फिक्कू, ये मेरा भाई है। चंबेली ने हदायत के मुताबिक उससे कहा। मैं आंखें सुकेड़े उसकी तरफ घूर रहा था। वो सांडनी समेत करीब आ गया और सांडनी से नीचे उतरा। नाटे से कद के फिक्कू का डेल टोल खासा कसरती मालूम हुआ। उसने ऊपर न जाने क्या क्या अला बला ओढ़ रखा था। फिक्कू करीब आकर मुझे गौर से देखने लगा, फिर करीब खड़ी चंबेली से उलझ कर बोला, भाई? पर तेरा कौन सा भाई था? नहीं था तो अब हो गया ना। मुंह बोले भाई नहीं होते क्या? इसने मेरी बहुत मदद की है। चंबेली उससे बोली। इसी की मदद से मैं उस नर्क से निकल पाई हूं।